अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ीशान मलिक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम लोग। और हम लोग का आज का प्रोग्राम एक तस्वीर से शुरू होता है। एक खातून की तस्वीर जिसमें उसे इंतहाई बेदर्दी से कत्ल किया गया, उस पर तशद्दुद किया गया, चेहरे पर छुरियों के वार किए गए, यहाँ तक कि आंखें भी निकाल ली गई। फर्ज ये कि ऐसा सलूक किया गया जिसे जबान पर लाते हुए रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये खातून कौन थी, इसे किसने मारा, क्यों मारा, तमाम तर सवालों का जवाब तलाश करने के लिए आज हम लोग की टीम जिला राजनपुर की तहसील जामपुर के करीबी इलाके कोटला मुगलान में मौजूद है और जानेंगे कि आखिर ये खातून कौन थी, इसे किसने मारा, क्यों मारा और इसे इंसाफ दिलाने के लिए हम लोग की टीम अपनी पूरी कोशिश करेगी। नाज़रीन, मकतूला ज़ोहा कमल के घर में पहुंचा हूं। ये उसके माँ बाप का घर है जहां आखिरी मरतबा वो मौजूद थी और यहीं से उसे ले जाकर कत्ल किया गया। उसके मैके वालों से बात करते हैं, उनसे जानते हैं कब से ये तशद्दुद का सिलसिला चल रहा था और क्या उन्हें शायबा भी था कि उनकी बेटी के साथ ये सब कुछ हो सकता है। तो आइए ज़ोहा कमल के घर वालों से बात करते हैं। नाज़रीन, ये वो घर है, वो आंगन है जहां ज़ोहा कमल बड़ी हुई, यहीं पर खेलकर जवान हुई और उसके बाद यहां से उसकी जब डोली उठी तो वापस उसकी लाश आई। मैं घर वालों के साथ मौजूद हूं, ज़ोहा कमल के, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वाक़या है क्या, कैसे उस शख्स ने मारा और क्यों मारा है। सारी वजूहात इनसे जानने की कोशिश करते हैं। आपका नाम जी? शफकत महमूद। शफकत साहब, वाक़या बताइएगा क्या है? वाक़या है, शादी कर गए 3 साल तो मेरी निकी को कुटेने। कौन मारता था? हुंदा शौहर। अच्छा। और कुटेना हा हुंदा अपने प्यू दो फोन मिला रखेंदा। मेरी निकी को कुरान चाहते जो लिए चा सटेंदियान वालो न दसे दी में को 3-4 महीने बाद में वो पता लगता। कुरान उसकी झोली में रखते थे? कि नाम बताना? झोली में रखते। अच्छा, उसकी झोली में रखते थे। तो आपको नहीं पता होता था कि वो तशद्दुद कर रहा है? 3-4 महीने मेरी बेटी मुझको नहीं बताती थी। क्यों मारता था? पता नहीं, कोई समझ नहीं आती मेरी क्यों मारता था। पहलो इब्तिदा में ये मेरा बेटा खड़ा है, निकाह नहीं हुआ था, दुआ खैर की। मेरे बेटे के साथ इसका झगड़ा हुआ इसी घर में, मेरे बेटे ने इसको मारा। फिर इनकी सुलह हो गई, उसने मनाया मेरे बेटे को उसने मनाया। फिर शादी हो गई। पहली रात उसने पहली रात कहा मैं इंतकाम लूंगा तेरे से, मैं इंतकाम लूंगा, इसीलिए वो मारता था। अच्छा, जब जिस दिन कत्ल किया है उस दिन क्या यहीं पर थी ज़ोहा कमल? ज़ोहा कमल मेरी बेटी इधर थी। कैसे यहाँ से लेकर गया? फिर आपको क्या कुछ शक भी नहीं हुआ कि वो ये इंतहाई इक़दाम उठा? नहीं, ये मेरा बेटा बैठा है। हमने 5 दिन पहले इसका बाप आया हमारे पास। हमने कहा जो निकाह फार्म पर हक महार लिखी हुई है, जमीन इसकी, इसको दो। इसने कहा, उसके सौरे ने कहा मैं तीन जो है ना सही, वो 3 कनाल रकबा इसके नाम है। मैंने कहा आपने तो एकड़ लिख दिया था। इसी ने कहा रुकनपुर हमारी जमीन है, तबादला करेंगे फिर दे देंगे। नहीं, मामला जमीन का था? ये मामला जमीन का फिर देना नहीं चाहते थे वो? फिर चला। अच्छा, मामला फिर जमीन का चला। अच्छा, खैर ले गया वो यहाँ से, फिर क्या हुआ? यहाँ से ले गया, बस मुझे फोन आया, उसका पता करो, मिर्जा सिकंदर का नंबर मांग रहा है, तो उसकी तबीयत खराब लगती है। मैंने इसको फोन किया, किधर हो? ये मुझे कहने लगा चाचू मैं शॉपिंग पर हूँ, जामपुर शॉपिंग कर रहे हैं। मैंने कहा जल्दी से। मैं ये रो रही थी, इसको बड़े सुकून से कह रहा। आपको फोन पे आवाज आ रही थी? हाँ। अच्छा। इसको इसको बड़े सुकून से कह रहा था चुप कर मेरी बेटी। फिर मैंने कहा मेरी बेटी थे अलवा। मैंने कहा मेरी दीन अलवा तू हमें को जालिम ही है कि वो अंदर शॉपिंग करें दी पिए राशे मैं अलवे नहीं फोन बंद कीते। वल्ला मैं कूड़ ना मरे था, मैं कसम जाते था, मैं हकीकत बेटा था।
इन जालिम दे प्यू दा मी कटड़ी ते फोन इन जालिम दे प्यू दा फोन मैं कने आ गए वणोड़ा के मकान ते भजवाना के मकान ते भजवन मेरे बाल बारो बेटे हन बे बारो बेटे हन 8 बंदे थे तो अगू क्यों सारी बेटी मर गई छुरे लगे बयान हुकूम छुरे लगे पे आपके दामाद ने सिर्फ मारा है कोई और भी संशय नहीं उदा प्यू ना था उदा प्यू ना तो आपने शिकायत दर्ज करवाई है पुलिस को शिकायत दर्ज करवाई आपने शिकायत दर्ज करवाई उनके प्यू के खिलाफ पर्चा कार्रवाई हुई है कोई जी कोई कार्रवाई हुई है कार्रवाई कोई हुई है कोई हाल ही कोई कार्रवाई नहीं मेरी बच्ची को चाहत निकल गया मेरी बच्ची को चाहत निकल गया ईशा मैंने पुलिस सिर्फ ईशा हमदर्दी कर दी है मेरी बच्ची बलवा दी है ने उनके प्यू को बेगुनाह करना चाहती है अपनी आप वाइफ को फोन दीजिएगा जी। हाँ जी आप वालिदा हैं ज़ोहा कमल की आप बताइएगा कि आपको बताती थी कि तशद्दुद किया जाता है उस पर मारता है कभी मैं इसके अबू को बताती थी कभी नहीं बताती थी परेशान हो जाते थे उसको समझाती थी अच्छा बेटा उसके साथ हुआ है ऐसा उसके साथ होता है ये ठीक हो जाएगा बच्ची हो गई है बच्चा हो जाएगा ये ठीक हो जाएगा फिर भी वो इतना इतना तंग करता था इतना बहुत का फिर तो वो मैंने कहा आप मुझे क्यों नहीं बताते हो इतनी इतनी अरसा हो जाता है फिर दूसरी पिटाई तुझे पड़ती है तो फिर आके पहले वाली बता तो अगर वो इतना तशद्दुद करता था मारता था तो आपने उस दिन जब ये वाकया हुआ है वापस क्यों भेजा आपने आप जो आप जी जिस दिन कत्ल हुआ है आप वो इतनी थक गई थी इतनी थक अब उसने आके कहा है अम्मी आप मेरा फैसला करवा दें अब मैं बहुत थकी हूँ मैंने कहा आप कौन सा तशद्दुद किया है वो कहती है कि वो इस दिन आया है वो नौकरी से जो आया है ना मैंने रोटी रखी है कहता है कि आज तेरी माँ आई थी तुझे क्या सिखा के गई है मैंने कहा वो तो अम्मी तो आई नहीं है इधर आप ऐसे कह रहे हैं जब उसने वो इधर ऐसे बर्तन फेंके हैं फिर उठ के मेरी बाजू से ऐसे खींच के मेरे दीवार से मारा अंदर की तरफ मार के फिर मेरी टांगे उठा के इधर मारता रहा जब वो इधर आई है तो मैंने देखा है थोड़ा सा बाजू इसका ऊपर है ऊपर हुआ इधर दाग है मैंने कहा फिर उसने तुझे मारा है कहा नहीं मैंने कहा हाँ मारा है फिर वो अपनी छोटी भाभी है उसके पास गई है उसने कहा ये सारे घर वाले मिलकर तशद्दुद करते थे या अकेला उसका ज़ोहा कमल का शौहर करता अकेला करता और सब जो है ना एक उसकी बहन है अस्मा उसको पता था और एक इसका जो बाप है उसको तो खास पता था अच्छा जो फिर उसने क्या कहा मैंने क्या ठीक है आप बैठ जाओ इधर आपने क्यों नहीं बताया कहते हैं मम्मा वो जो है ना ये मेरी बच्ची है कुरान उठा के इसके सर पे रख दिया है छोटी बच्ची के सर पे इसके सर पे रख दिया है कुरान पाक का है अब मैं आइंदा नहीं करूंगा इसीलिए मैंने नहीं बताया ज़हनी तौर पर कोई मसला था उसके क्या ऐसे बस किसी के साथ नहीं बिगड़ता था किसी के साथ नहीं बिगाड़ता सिर्फ बस इसके साथ मैंने कहा नहीं है कि कपड़े अगर धुले हुए हैं ये साफ क्यों नहीं है रोटी है ये ठंडी क्यों हो गई है बस इसी बात से झगड़ा अच्छा ये बताइएगा जब आपको पता चला कि आपकी बेटी को कत्ल कर दिया गया है आपको इत्तला मिली है तो उसके बाद लाश देखी है आपने हाँ जी क्या हालत थी हालत वही थी जैसे तस्वीर पे देखी है क्या हुआ मैं भागती मेरा बेटा ये भागते चले गए हैं फिर मेरा बेटा आ गया है मैंने कहा है वो मैं तो फिर बुर्का भी नहीं पहनी थी जूता भी नहीं था मेरा मैं भागती कमाल ऐसे करते भाग गई जब उधर जाके देखा तो मेरी बेटी जमीन पे पड़ी थी ऐसे खून जा रहा था उसका ऐसे जा रहा था मैं जल्दी से भाग बाहर जाके आई फिर मेरा तो मुझे तो होश नहीं था क्या हालत क्या थी जरा बताइएगा उसकी हालत वही थी उसको बस ऐसे खून था मैंने जब देखा इसकी आंखें नहीं है उसने कहा है वो छुरियां दो पड़ी थी उधर आंख नहीं है ये बस ये वाली साइड है और नहीं है पिस्तौल पड़ा था फिर उसका मामू ने उधर को जो है ना वो फट्टी रख दिया उसके ऊपर गया थाड़ वो इसने तो पिस्तौल भी मारा है इसको छुरी ने भी मारा छुरी से भी मारा है मैंने कहा इसके बाप को पता था मुझे पता है इसका बाप भी है कट्टे थे दोनों उसने पकड़ा है इसे इशफाक ने पकड़ा हुआ था वो बाप ने छुरे मार के मेरी जिंदा बेटी की आंखें निकाल दी है उसने इससे मैं इधर मारा मेरी बेटी को छुरी को साथ इधर मारा मेरी बेटी को फिर आखिर में जो है ना उस इशफाक ने इधर पिस्तौल मार दिया गोली चला दी मेरी बेटी की इधर सर पे इधर। अच्छा जी आप क्या लगते हैं ज़ोहा कमल के? मैं भाई हूँ। आप ज़ोहा कमल के भाई जी। आपको पता था या आपका जो बहनोई है वो तशद्दुद करता है आपकी बहन के ऊपर? हाँ जी पता था। तो समझाया नहीं कभी उसको आपने? समझाते थे फिर भी बहन का मुंह सामने आ जाता था चुप कर जाते थे। आपके साथ लड़ाई हुई थी इशफाक? हाँ जी लड़ाई हुई किस थी। वजह से?
ऐसे हमारे घरेलू मसले थे तो वो फिर शमूलियत करता था। मैं उसे बार बार कहता था कि हमारे घरेलू मसले में तो जो है शमूलियत ना किया कर। ये झगड़ा शादी के बाद हुआ था या पहले हुआ? नहीं, शादी से रिश्ते के दौरान हुआ था। रिश्ता जो है ना मंगनी हो गई थी, उस दौरान हुआ था। तो उसके बाद फिर जब शादी हो गई तो मामला ठीक हो गए थे आपके? हाँ बिल्कुल नहीं, ठीक नहीं हुए थे। लेकिन वो बाज़ाहिर तो ठीक लगता था, लेकिन उसके अंदर जो है ना, जैसे आपके वालिद साहब बता रहे हैं कि उसने आपकी बहन को कहा था कि मैं बदला लेने के लिए शादी की है, ये क्या वाकया है? बस वो पहली रात उसने कहा था कि जो है ना मैंने इंतकामन शादी की है और मैंने तुम्हारे भाई से बदला लेना है, ठीक है ना, तो आज से तेरा इंतकाम शुरू है। जब ये वकूआ हुआ, ठीक है ना, जब ये उसने इतना तशद्दुद किया, मुजफ्फरगढ़ थी वो, उसे मैंने बुलाया है कि ये इधर आया मेरे पास, मुझे कुरान पाक पे सूरह यासीन पे हाथ रख के कहा है कि मैं आज के बाद दोबारा ऐसे नहीं करूँगा, ये मैं कुरान पाक पे हाथ रख रहा हूँ, तुम मेहरबानी करो अपनी सिस्टर को बुलाओ वहाँ से, मुजफ्फरगढ़ से। ठीक है, ठीक है नाज़रीन, ये ख़ानदान है ज़ोहा कंवल का, उसके वालिद साहब हैं, उसके भाई हैं, उसकी वालिदा हैं, और ये इस जुल्म की दास्तान बयान करते हुए ख़ुद भी रो रहे हैं और इनका मुतालबा सिर्फ एक है कि इंसाफ मिले। और यहाँ पर एक जुल्म इस छोटी बच्ची पर भी हुआ है जिसके आंखों के सामने इसकी माँ का कत्ल किया गया और मुबैना तौर पर इनके बकौल इसके सर पर भी पिस्तौल तानी गई, रखी गई और बड़ा जुल्म किया इस शख्स ने। अभी तक जो इनके मौक़िफ़ आया वो हमने आप तक पहुँचाया है। हम मुलजिम से भी बात करेंगे और उससे भी जानेंगे कि उसने इतना जुल्म क्यों किया, ज़ोहा कंवल को इस कदर बेहमाना तशद्दुद करके क्यों आखिर कत्ल किया। तो मुलजिम से भी बात करेंगे और सारी जो गुत्थियाँ हैं इस केस की वो सुलझाने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, शादी के बाद औरत का घर ही उसकी जन्नत होता है, लेकिन इस जन्नत को जहन्नुम बना दिया गया ज़ोहा कंवल के शौहर की जानिब से। और ये वो कमरा है, वो जगह है जहां उसे मुबैना तौर पर कत्ल किया गया। ये खून के निशानात हैं, आप देख सकते हैं। जब उस पर वार किए जा रहे थे छुरियों के और अपने आप को बचाने की वो कोशिश कर रही थी, लेकिन मर्द चूंकि कवी होता है और उसका फ़ायदा उठाते हुए उस शख्स ने उसको कत्ल कर दिया। ये खून के निशानात देख सकते हैं आप, ज़ोहा कंवल का खून जो कि नाहक नहीं जाएगा, रायगा नहीं जाएगा। ये खून पुकारेगा, इंसाफ का तलबगार है ये खून। इस पूरे कमरे में वो जद्दोजहद होती रही और उसको मारा, कत्ल किया। और सबसे जो अहम पहलू है वो ये है कि ज़ोहा कंवल की छोटी बच्ची, तकरीबन 2 साल की बच्ची है, वो भी यहाँ मौजूद थी। उसकी आंखों के सामने ये सारी वारदात हुई, सारी कार्रवाई हुई और उसकी आंखों के सामने ही उसकी माँ को बेईमाना तशद्दुद करके कत्ल किया गया। इस पूरे कमरे में वो सब वाक़या पेश आया और इस कमरे की खामोशी चीख चीख कर वो दास्तान बयान कर रही है जो जुल्म की दास्तान रकम की गई यहाँ पर। और एक शख्स ने अपनी बीवी को, अपनी शरीके हयात को किस कदर बेहमाना तशद्दुद का निशाना बनाकर कत्ल कर दिया, उसकी हयात छीन ली। बहरहाल ये वो जगह है और यहाँ हू का आलम है। हम जब यहाँ पहुँचे हैं तो चूँकि घर भी यहाँ पास पास कोई नहीं है, तो इससे ये भी अंदाज़ा होता है कि अगर कोई चीखा या चिल्लाया भी होगा तो उसकी आवाज़ किसी ने नहीं सुनी होगी। लेकिन यहाँ इस कमरे में ये सारी वारदात हुई और ये खून के जो निशानात हैं वो गवाही दे रहे हैं। नाज़रीन, मैं मौजूद हूँ थाना सदर जामपुर, जहाँ पर उस मुलजिम को रखा गया है जिसने अपनी बीवी को कत्ल किया। बड़ा ही नेक इंसान है, तस्बीह पढ़ता है और उसके साथ साथ छुरियों के वार भी करता है, अपनी बच्ची के सर पर पिस्तौल भी रखता है। बहुत नेक इंसान है और इसकी नेकी जो है वो इसके हाथ में तस्बीह से नजर है। लेकिन ये नेकी जो है वो पकड़े जाने के बाद ही सामने आती है, उससे पहले नहीं। क्या नाम है तुम्हारा? अशफाक। इतनी बेरहमी से अपनी बीवी को क्यों मारा तुम? मैंने सर नहीं मारा, मुझे नहीं किसने मारा फिर? मुझे नहीं पता। तुम अपनी बीवी को अपने जो ससुराल है वहाँ से लेकर आए थे और उन्होंने मना किया नहीं जाना, तुमने कहा मैं शॉपिंग करवाने जाना है, ऐसा हुआ था कि नहीं हुआ था? नहीं सर, मुझे नहीं पता। कौन लेके गया था बीवी को तुम्हारी वहाँ से फिर? मुझे नहीं पता सर। बीवी कहाँ थी? मुझे नहीं पता, मैं तो उधर ही था। तुम्हारी बीवी थी ना, तू कहाँ थी? थी कहाँ? अपने माँ बाप के घर। क्यों वहाँ क्यों थी? उधर ही हम गए हुए थे, उधर ही थी। तुम भी गए हुए थे साथ? मैं तो ड्यूटी पर था सर। अच्छा ये बताओ, तुम अपनी बीवी को मारते थे, तशद्दुद करते थे? कभी नहीं किया।
कभी नहीं किया, यानी उसके जिस्म पे जितने निशानात हैं तशद्दुद के वो झूठे हैं? सर मुझे नहीं पता हकीकत, मुझे कौन मारता था उसको? मुझे नहीं पता। कुछ पता है? उसको कभी मारा भी नहीं है, कभी निशान थे भी नहीं। तुम्हारा, तुम ये बताओ, यानी कि जो सारे सफेद दाढ़ी वाला तुम्हारा ससुर है, जो बाकी लोग हैं, सब झूठ बोल रहे हैं कि तुम उसे लेके गए थे घर से, उसके बाद फोन पे तुम्हें आवाजें सुनवाई, ये सब कुछ झूठ है क्या? सर मुझे नहीं पता, मैं तो कह रहा हूँ ना, मुझे नहीं पता हकीकत, मुझे नहीं पता। यार तुम पुलिस वाले हो ना, कांस्टेबल हो ना, तुम्हें तो पता होना चाहिए कि यार किसी ने अगर तुम्हारी बीवी को मार दिया, तुम्हें तो इसकी तहकीकात करनी चाहिए थी। तुम्हें कुछ पता ही नहीं है, बड़े मासूम हो तुम। सर मासूम की बात नहीं, मुझे नहीं पता, मैं कह रहा हूँ ना, मुझे नहीं पता, पता नहीं क्यों ऐसा किया है, क्या है क्या नहीं, मुझे नहीं पता। तुम्हारे घर के अंदर जो खून के निशानात हैं, छींटे पड़े हुए हैं खून के, वो किसके हैं फिर? सच बताओ, झूठ ना बोलो, बकवास ना करो। यहाँ अब हथकड़ी लगी हुई है ना, तो किस वजह से यहाँ पे फिर हो कि गिरफ्तार क्यों हुए हो? चलो 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 चलो, छोड़ दो, सारी बातें छोड़ दो। मफरूर क्यों हुए थे, भागे क्यों थे? मुझ पर ऐसे इल्ज़ाम लगा दिया, फिर मैं खुद ही पेश हो गया हूँ। खुद पेश हुए हो, गिरफ्तार किया गया? खुद पेश हुआ हूँ मैं। तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हें गिरफ्तार किया गया है और बड़ी मुश्किल से गिरफ्तार किया गया है। खुद मैं पेश हुआ हूँ। तो बड़े यार शरीफ आदमी हो फिर तो, खुद ही गिरफ्तारी दे दी तुमने, है बीवी को मार के उसके बाद खुद गिरफ्तारी भी दे दी है। सर मैं क्यों मारूंगा अपनी बीवी को, क्यों मारूंगा? आप सब खुद सोच। किसने मारा है फिर? मुझे नहीं पता ना, मुझे नहीं पता। देखो जब कोई कत्ल होता है ना, उसके पीछे, तुम तो कांस्टेबल हो, तुम्हें पता होना चाहिए मोटिव होता है, कोई वजह होती है, किसी ना किसी ने तो मारा है ना फिर। सर ये पुलिस तहकीकात करेगी अपना, मुझे नहीं पता ना। तुम्हें कुछ पता ही नहीं है? सर ये अभी पुलिस तहकीकात। गिरफ्तार कहाँ से किया पुलिस ने तुम्हें? कहाँ से गिरफ्तार? पेश हुआ हूँ। कोर्ट तैर से गिरफ्तार किया तुम्हें पुलिस ने, झूठ ना बोलो यार। तुम ड्रामे किस लिए कर रहे हो? बच जाना तुम्हें क्या? अच्छा चलो, यहाँ अदालत से बच भी गए, अल्लाह की अदालत से बचोगे क्या? बिल्कुल नहीं, अगर किया है तो नहीं बचूंगा मैंने, लेकिन किया ही नहीं सर, मैं कैसे कहूँ? तुम ये बताओ, हक महर में क्या था तुम्हारी बीवी के, क्या लिखवाया था? हक महर में अब ये ना कहना ये भी नहीं पता। नहीं पता है, ज़मीन थी 1 एकड़। तुम्हारे जो ससुराल वाले हैं, तुम्हारी बीवी है, वो मुतालबा कर रहे थे कि ये ज़मीन उनके नाम पर की जाए, दी जाए, ऐसा है? मैंने तो पहले लिख के दी हुई है, मुतालबा कैसे कर रहे थे? ये नाम पे करवा दी ज़मीन? हाँ, वो निकाह फॉर्म में एकड़ एक ज़मीन लिखा हुआ, निकाह नामे में लिखी हुई है, नाम पर रजिस्ट्री करवाई है कि नहीं? मकान रजिस्ट्री, प्लाट और मकान रजिस्ट्री थे उनके नाम पर। अच्छा, तुम्हारी जो सास हैं, वो जो रो के वो औरत कह रही है कि मेरी बेटी पे तशद्दुद करता था, मारता था, और उसके साथ साथ जो तुम्हारा जो साला है, उसके साथ तुम्हारा झगड़ा भी हुआ था रिश्ते के मामले पर, हुआ था? नहीं सर, झगड़ा अगर सर इतनी 3 साल हो गए, अगर मारता तो वो फिर छुड़ा नहीं लेते थे। तो चलो 3 साल हो गए, बड़ी अच्छी फैमिली तुम्हारी, बड़े खुश थे तुम। तुम्हारी बीवी बार बार अपने मैके क्यों चली जाती थी फिर, नाराज होकर? कभी गई नहीं गई कभी भी? मोहल्ले वाले झूठ बोल रहे हैं, सारे लोग झूठ बोल रहे हैं। सर मैं तो बात सुने, उनके इलाके में जाके मैंने मकान बनवाया था, प्लाट लिया था, उनके नाम मकान किया था, हम कभी उधर साथ मिल के रहते थे। मुझे तो ये पता भी नहीं क्या है क्या नहीं, कभी झगड़ा हुआ भी नहीं। एक बात बताओ, फर्ज करो तुमने नहीं मारा, तुम्हारी बीवी, तस्वीरें देखी तुमने जो कत्ल हुआ उसके बाद लाश की तस्वीरें देखी? बीवी की लाश देखी? जी सर। बीवी की लाश देखी? मैंने नहीं देखी। नहीं देखी? झूठ बोल रहे हो सर। झूठ क्यों बोलूँगा, मेरी बात। बीवी की तुम्हें पता चला कि कत्ल, कब पता चला, कैसे पता चला कि कत्ल हो गई है वो? मैं उधर गया ना, जब वापस आया ड्यूटी से तो मुझे उन्होंने बताया, और फिर वो मेरा कहने लग गए, फिर मैं उधर से चलाया, खुद आके पेश हो गया, लेकिन मैंने नहीं मारा सर, मेरी मोहब्बत। पेश नहीं हुए, तुम्हें गिरफ्तार किया, कोर्ट तैर से गिरफ्तार किया गया। मैं पेश हुआ हूँ, खुद पेश हुआ हूँ। यार एक बात बताओ मुझे, एक शख्स की बीवी कत्ल हो जाती है, उसकी बीवी के सर पर उसकी माँ नहीं, बच्ची के सर पर जो है उसकी माँ नहीं रहती है, तुम बड़े मुतमईन हो, क्या किस चीज़ का इत्मीनान है तुम्हें? बच जाओगे, इस चीज़ का इत्मीनान है क्या? वजह क्या है, मुतमईन क्यों हो इतने? सर ये तो अल्लाह पाक इंसाफ करेगा ना। अल्लाह पाक इंसाफ तो उस बेचारी के साथ करेगा ना, जिसको कत्ल किया गया और बेदर्दी से छुरियों के वार उसके चेहरे पे किए गए, आंखें निकाली गई हैं। सर जी ये मुझे नहीं पता ना, मैं क्यों करूँगा अपनी बीवी के साथ? तो कौन करेगा फिर? जबकि मैंने उनकी हर रिमांड उधर पूरी की हुई थी, मैं उनके इलाके में रहता था, मैं उनको क्यों कत्ल करूँगा, किस लिए करूँगा? तो आप खुद सोचें। पिस्तौल कहाँ से आया तुम्हारे पास? मेरे पास नहीं है सर। हमारे घर में पिस्तौल भी बरामद हुआ है। हुआ होगा, लेकिन मुझे नहीं पता सर। तुमने फायर नहीं किया अपनी बीवी के माथे पे? सर मैं क्यों करूँगा, मुझे कत्ल का ही पता नहीं है, मैं क्यों? तुम्हारे वालिद का भी नाम है इसमें केस में, पता है FIR में? है सर, वो भी तहकीकात हो रही है। इसका मतलब ये तुमने चलो नहीं किया, मान लिया तुमने नहीं किया, तुम्हारे बाप ने मारा फिर? मेरे वाले साहब क्यों मारेंगे सर, वो तो हैं अलहदा, मेरा मकान मेरा इलाका है, उनके इलाके से यानी कि। फ़ोन कॉल्स का रिकॉर्ड मौजूद है, जो फ़ोन तुम्हारे ससुर ने तुम्हें किया था और पीछे से बच्ची की आवाज़ आ रही थी, वो फ़ोन कॉल्स का रिकॉर्ड मौजूद है, पता है इस बात का? होगा, मुझे नहीं पता ना सर, मुझे नहीं पता। तुम्हें कुछ भी नहीं पता? सर मैं क्यों करूँगा अपनी बीवी के साथ ऐसे? ये तो हम पूछ रहे हैं कि अपनी बीवी के साथ ऐसा सलूक क्यों किया, क्यों इतनी बेदर्दी से मारा, क्यों छुरियों के वार किए, क्यों आंखें निकाली? मैं भी तो यही पूछ रहा हूँ तुमसे। मैंने नहीं किया, मैं तो कह रहा हूँ सर। पता है कत्ल की सज़ा क्या होती है? अल्लाह पाक ही देगा, अगर किया है तो अदालत भी देगी, अगर किया है तो, लेकिन नहीं किया सर, मैं आपको कह रहा हूँ मैंने नहीं किया। कोई शक हो किसी पे, कोई वजह? सर शक नहीं है, पुलिस तहकीकात करेगी फिर पता चलेगा। बीवी कोई दुश्मन होगा तुम्हारा? दुश्मनी है किसी के साथ? नहीं, किसी के साथ नहीं है सर। तुम्हारी बीवी की दुश्मनी किसी के साथ नहीं सर। कोई वजह तो होगी, कोई बंदा तो होगा इसके पीछे। सर जी मैं ऐसे कैसे कहूँ, जब मुझे पता भी नहीं है। इस शख्स को कुछ भी नहीं पता,
और बहुत मासूम भी है, ये बहुत नेक भी है, तस्बीह पढ़ता है, नमाज़ें भी ये पढ़ता है, लेकिन इसकी बीवी कत्ल हो जाती है। इसके बाद ये फ़रार हो जाता है, इसकी बीवी मारी जाती है। ये तहकीकात में कोई दिलचस्पी नहीं लेता और इसको पुलिस गिरफ्तार करती किसी और इलाके से। ये खुद कहता है कि मैं वापस आ गया था, खुद गिरफ्तारी दी। लोग के बिल्कुल झूठ है, गलत है। हम ये SHO साहब से भी इस बात की जो है वो दरियाफ्त करेंगे, उनसे भी पूछेंगे, तहकीकात करेंगे, पूछेंगे। लेकिन सवाल फिर वही है कि अगर एक बंदे की बीवी मर जाए, कत्ल हो जाए और वो इतने इत्मीनान से रहे, भाग जाए या बाद में अगर पकड़ा भी जाए तो उसके चेहरे पर इतना इत्मीनान हो, तो ये चीज़ बजाते खुद बहुत से सवालात उठाती है। जी, मलिक जावेद इकबाल साहब के पास आए हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। मलिक जावेद इकबाल साहब, ये जो केस है, जो मामला है कत्ल का, इसमें अभी तक पुलिस ने क्या तफ्तीश की है, क्या बात सामने आई है? जी, इसमें ऐसा हुआ है कि इसने 2 तारीख को अपनी बीवी को कत्ल किया है। उसमें वेपन, पिस्टल और छुरी इस्तेमाल की है। बड़ी बेदर्दी से कत्ल किया उसको। बड़ी मुश्किल के बाद हमने इसको ट्रेस किया है और अल्हम्दुलिल्लाह पकड़ा गया। तफ्तीश जारी है। ये जो आप छुरी और वेपन का जिक्र कर रहे हैं, पिस्तौल का, ये बरामद हो चुके हैं? नहीं, ये फ़िलहाल दौरान तफ्तीश इंशाल्लाह बरामद होगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शार्प वेपन प्लस पिस्टल का जिक्र किया है डॉक्टर साहब ने। मौत गोली से पहले हुई या छुरियों के वार से पहले हुई? इसके बारे में मैं तो कुछ नहीं कह सकता। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे जो होगा। अच्छा, ये बताइएगा, ये शख्स दावा करता है कि इसने खुद गिरफ्तारी दी है, क्या वाकई इसने खुद गिरफ्तारी दी है? आप लोगों ने कोशिश नहीं, इसको हमने पकड़ा है कोशिश करके। मफरूर हो गया था? जी, मफरूर हो गया था। सही, इसको पकड़ा है। तो किस जगह से पकड़ा गया गिरफ्तार? ये कोर्ट तैयार के इलाके से, मेरे थाने का अपना इलाका ही है, वहाँ से पकड़ा है। साहब, इस केस में 2 लोग नामजद हैं। तो ये शख्स खुद जो कि शौहर है इस मकतूला का, और दूसरा इसका बाप। उसको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया, क्या वजह है? वो इंटरम बेल पे है। उसकी पेशी जो है नेक्स्ट है 19 तारीख को। उससे शामिल तफ्तीश किया गया, पूछताछ की गई उससे? किया गया, बिल्कुल वो शामिल तफ्तीश हुआ है। मेरिट पे हम तफ्तीश कर रहे हैं। इंशाल्लाह जो लोग इसमें गिल्टी होंगे वो चालान होंगे। अच्छा, ये बताइएगा कि अभी तक आपका तजुर्बा क्या कहता है इस केस में? जैसे कि मुद्दई पार्टी वो तो इल्ज़ाम लगाती है कि दोनों लोगों ने, यानी बाप बेटा ने मारा है, कत्ल किया है। क्या आपको लगता है कि वो शख्स भी इन्वॉल्व है जो उसका बाप है मुलजिम का? देखिए, ये है इन्वेस्टिगेशन, ये कबल वक्त है। अब इस स्टेज पे हम नहीं पहुंचेंगे, हम किसी को इनोसेंट या किसी को। चलें, ये बता दीजिएगा, अब बेटी भाई है आपका, कांस्टेबल है, तो थोड़ी बहुत रियायत तो बरत रहे होंगे इस पर? सर, इसमें ऐसे है कि क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, वो चाहे पुलिस मुलाजिम करे, वो चाहे हम सिविलियन करें, वो तो लॉ का म्यूजिक फेस करेगा। बिल्कुल कानूनी जो है तकाजे वो पूरे होंगे, उसको कोई रियायत नहीं की। अच्छा, अब इस केस में होगा क्या, ये बता दीजिएगा, प्रोसेस अब क्या होगा? इसमें फर्दर ये प्रोसेस होगा कि ये बंदा रिमांड पे आएगा, चालान होगा और जुडिशल होगा अपने तमाम तरह कवरेज के साथ, और इंशाल्लाह ये सजाएं बहुत कम दिलवाएंगे इन्वेस्टिगेशन। अच्छा, आपको नहीं लगता कि इतने दिन गुजर गए अभी तक आला कत्ल बरामद नहीं हुआ? क्या इसमें किसी किस्म की कोई सुस्ती है या वैसे ही ये बहुत चालाक शख्स है, इसने ठिकाने लगा दिए हैं इन वेपन्स को? क्या वजह है इसकी? देखिए, इस तरह होता है जब इस किस्म का कोई इंसान कमिट करता है क्राइम, वो कोशिश करता है कि मेरी बचत हो जाए, लेकिन हमने इंशाल्लाह पूरे मतलब अपने सारे तकाजे पूरे करने हैं और हर किस्म की तो सारे पता है ना उसको, सारी बरामदगियाँ हमने करनी है और इंशाल्लाह मेरिट पे मुकदमे को यकसूर करना है। अच्छा, ऐसी तफ्तीश इब्तदाई तौर पर की गई होगी, जो पिस्तौल जिसका इस्तेमाल हुआ है इस कत्ल में, क्या वो सरकारी था? इससे पूछा आपने? जी, इस इन्वेस्टिगेशन हमने की है। ये सरकारी पिस्टल नहीं था, ये इसका अपना ही था, जाती पिस्टल था। इसमें सरकारी पिस्टल नहीं थी, इन्वॉल्व हुआ है। ठीक है, तो वैसे अलाउ होता है कांस्टेबल को असलहा रखना या नहीं होता? कांस्टेबल को ऑन ड्यूटी वो इशू करवा सकता है, वो अपने पास वेपन रख सकता है ड्यूटी के दौरान। बहुत शुक्रिया। मलिक जावेद इकबाल साहब, SHO थाना सदर जामपुर मेरे साथ मौजूद। उनका ये दावा है और अज़्म है कि मेरिट पर तफ्तीश होगी इस केस की, और चाहे वो बेटी भाई से ही, लेकिन इंसान का कत्ल हुआ है तो अगर वो इसमें मुलजिम है, उसने ये कत्ल किया है, तो उसे करार वाकई सज़ा भी दी जाएगी। केस के कानूनी पहलुओं पर बात करने के लिए एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट अजहर सिद्दीक साहब के साथ मैं मौजूद हूं, उनसे बात करते हैं। अजहर साहब, शुक्रिया आपने वक्त दिया। सर, कत्ल बताते खुद तो है एक संगीन जुर्म है ही। अब इस मामले में छुरियों के वार किए गए, चेहरे पर आंखें तक निकाल ली गई हैं, कितना संगीनी में इजाफा होता है और क्या 302 के अलावा कोई और दफा आयद होती है? देखिए, बुनियादी तौर पर यही वो मामला है जिसपे हमारी पुलिस ना ट्रेंड हो सकी, ना इन्वेस्टिगेशन एजेंसी समझ सकी। ये 7 ATA
780 टेररिस्ट एक्ट जो 780 लगाया गया है, दिया गया है, डेफिनेशन में दें तो ये उसी तरफ तो लेके जाती हैं चीज़ें। आप यहाँ हमें संगीनी का सोचना है कि जिससे माशरे में खौफ की फिजा कायम हो, जिससे लोग खौफ में मुब्तला हो जाएं, यही तो दहशतगर्दी है। लेकिन 780 को हम इस मामलात में इस्तेमाल ही नहीं करते और कर अदालतों में जाता है तो इतनी कमजोर इन्वेस्टिगेशन होती है कि उसके पहलुओं का जायजा नहीं लिया जाता। पुलिस की नाअहली होती है या बदनीयती होती है? देखें, नाअहली भी है और बदनीति भी है। भाई ये 780 लगाना और निकालने में तो आपको पता है ये पैसों के बगैर मैं नहीं समझता ये मामूल। या तो अदालतें खुद नोटिस ले लें या हमारे यहाँ खादमे आला को खुद नोटिस ले लें तो 780 लग जाएगी, वरना तो 506 का भी मुकदमा तो 780 नहीं लगेगी। मैं मजाकन बात कर रहा हूँ, लेकिन लॉ हैज टू सेट इज ओन मोशन। लॉ को मोशन में लेके आना है। प्रोसिक्यूशन एक्ट मौजूद है, किसी जगह भी किसी केस में बता दें कि अंदराजे मुकदमा से लेकर इन्वेस्टिगेशन के आखिर मराहल तक, चालान सबमिशन करने तक प्रोसिक्यूटर को इन्वॉल्व नहीं करते। यहाँ पर आपने फोरेंसिक लैब बना दी है, पैसे लगा दिए, जरा वहां जाके देखे तो सही कि वो क्या हो रहा है। ये वो सारे अवामिल हैं जो आपको देखना है। ये जो कत्ल करने वाला मुबैना मुलजिम है वो पुलिस कांस्टेबल है, तो वो चोर रास्ते सारे पता हैं, सारे मामला पता हैं। अब इस मामले में मफरूर जरूर हुआ वो, लेकिन अब वो थाने में आकर इनकारी हो गया कि उसने कत्ल किया ही नहीं, और वो ये कहता है कि मुझे नहीं पता मेरी बीवी को किसने मारा है। यहाँ पेटी भाई का मशहूर मुहावरा है, वो किस लिए बना है? और हम तो देखते हैं, हम तो रोजाना देखते हैं कि ये तो मैं तो कह रहा हूँ ये क्या होगा जब इन्वेस्टिगेशन होगी, इसकी सुपरविजन है कोई नहीं है। मैं समझता हूं कि ये वो केस है, ये पब्लिक के नॉलेज में होना चाहिए। ये इसकी इन्वेस्टिगेशन का सारा प्रोसीजर जो है ना, ये वेबसाइट पे होना चाहिए। यानी लोग इस पे, कोई चाहता है इस पे कोई इनपुट देना और ये चाहेगा कि एक टेस्ट केस मॉडर्न इन्वेस्टिगेशन के अलावा बाकी चीजों को भी कवर कर सके, लेकिन वो भैंस के आगे बीन कौन बजाए, कौन सोचे। शुक्रिया हज़रत सिद्दीक साहब। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी, हम तो इसी तरह आवाज़ उठाते रहेंगे। और सबसे जो खास बात की है कि इस केस को टेस्ट केस बनाना चाहिए और जो कातिल है उसे इबरतनाक सज़ा देनी चाहिए ताकि मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात की रोकथाम हो सके। ज़ोहा कत्ल केस के हवाले से ही बात करने के लिए मौजूद मजहबी स्कॉलर मोहतरमा हुमा तकवी साहिबा के साथ उनसे बात करते हैं। शुक्रिया हुमा साहब, आपने वक्त दिया। ये बताएगा, एक शख्स अपनी बीवी को मुबैना तौर पर कत्ल करता है, और ये सिर्फ एक मर्डर नहीं, कत्ल नहीं, बल्कि चेहरे पर छुरियों के वार करता है, आंखें भी निकाल ली जाती हैं उस खातून की। दोहरा गुनाह हो गया, इसके लिए क्या हुक्म है हमारे दीन में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। परवरदिगार आलम कुरान पाक में शौहर और ज़ौजा को एक दूसरे का लिबास कहता है कि एक दूसरे के ऐबों को ढांकने का ज़रिया। जब वो रिश्ते इस तरह की दुश्मनी पे उतर आए, और जो आपने जिस तरह का केस बताया कि उस पर वो कत्ल करने के बाद आज़ा को भी आंखें निकाल लेना और कर देना, तो इस्लाम पहले तो कत्ल बजाते खुद एक गुनाह कबीरा, और फिर उसके बाद मुसल्ला करना, आज़ा को काटना, उसको निकालना, तो वो डबल एक तरह से गुनाह हो गया। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब भी जंग के लिए कोई सहाबी जाते थे तो उनको कहते थे कि अगर किसी को मारो तो कोशिश करो कि एक बार में मारो, और अगर वो मर जाए तो उसकी आज़ा की बेहुरमती ना करो। हुकूक क्या क्या हैं बीवी को इस्लाम में हासिल, और क्या किसी भी सूरत में, चाहे औरत की गलती हो या ना हो, क्या शौहर तशद्दुद कर सकता है? अगर इस्लाम से पूछे कि ज़ौजा के क्या हकूक़ हैं और ज़ौजा को किस तरह रखा जाए, तो इस्लाम जो है वो ज़ौजा को इस तरह रखता है कि वो फूल की पंखड़ी की मानंद उसको रखा जाता है, और उसके जो काम हैं, जो फ़राइज़ हैं, ये कपड़े वॉशिंग करना, ये घर के खाने बनाना, ये तमाम चीज़ें, ये हमारे मुआशरे का हिस्सा है, इस्लाम का हिस्सा नहीं है। तो तशद्दुद किसी सूरत में भी जायज़ नहीं है। नहीं, अब ये अब तशद्दुद की बात जहाँ तक आप कर रहे हैं, तशद्दुद तो इस्लाम में इजाज़त ही नहीं है। ऊंची आवाज़ से बात करने की नबी पाक कहते थे कि अपनी ज़ौजा से ऊंची आवाज़ से बात ना करो, क्योंकि वो तुम्हारा लतीफ़ हिस्सा है और उसको लुत्फ़ का आदी बनाओ। अच्छा हुमा तकवी साहिबा, इस मामले में, इस केस में हक महर जो है वो कुछ ज़मीन लिखवाई गई थी, ठीक है, खातून के नाम पर, लेकिन जो शिकायत है खातून के मकतूला के घर वालों की वो ये है कि कागज़ की हद तक तो लिखवा दिया, निकाहनामे में लिखवा दिया, लेकिन वो नाम पर नहीं की गई थी। और एक वजह ये भी सामने आ रही है इन दोनों के दरमियान में झगड़े की और कत्ल की भी। देखिए, बात यह है कि हक महर बेसिकली परवरदिगार आलम ने एक सिक्योरिटी दी है औरत को,
और इस्लाम में अगर देखा जाए तो इस्लाम में बहुत ज़्यादा हक महरी, और नबी पाक की हदीस भी है कि बेहतरीन निकाह वो है जिसका हक महर कम है। तो अभी जो आप बात करें ज़मीन का टुकड़ा उसके अंदर रखा गया है, तो ज़मीन के टुकड़े की वजह से अगर उसको कत्ल किया गया है, तो अभी आप बता रहे हैं कि पेपर्स में सिर्फ दिया गया था, तो आया कि निकाह की शराइत में ये था कि वो उसको शादी के फ़ौरन बाद उनके नाम कर दिया जाए या ना किया जाए, ये तमाम कानूनी मतलब इसकी चारा जोई है। बहुत शुक्रिया। हुमा तकवी साहबा की गुफ्तगू आपने सुनी, मजहबी स्कॉलर, और बता रही थी इस सारे मामले को लेकर मजमूई तौर पर जो हमारा मजहब है वो कत्ल का जो वाक़या है, किसी एक इंसान को कत्ल करना पूरी इंसानियत का कत्ल है, ये हमारा मजहब हमें सिखाता है। लेकिन यहाँ इस वाक़े में ना सिर्फ कत्ल किया गया बल्कि पैदर पे वार किए गए, छुरियों के तशद्दुद किया गया, आंखें तक निकाली गई। ये बिल्कुल काबिल मज़म्मत है और उसकी जितनी भी सज़ा हो सके मुल्जिम को मिलनी चाहिए। सुहाग कमल कत्ल केस के हवाले से बात करने के लिए मौजूद हमारे नफ्सियात डॉक्टर एहसान अल हक चिश्ती साहब के साथ उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब शुक्रिया आपके वक्त का। सर ये बताइएगा, कत्ल, अपनी बीवी को कत्ल करना, मारना और उस पर ये कि तशद्दुद करना, चेहरे पर छुरियों के वार करना, आंखें तक निकाल लेना, ये किन रवैयों की अक्कासी करता है? ये कौन सी नफ्सियाती कोई इसमें प्रेशर होता है जिसकी वजह से इंसान इस तरह मजबूर होता है, या अंदर वो मौजूद होती है चीज़ जो उभर कर आती है? देखिए, पर्सनैलिटी में तो तशद्दुद का उन्सुर मौजूद होता है ऐसे लोगों में, लेकिन बहुत से हालात वाक़यात जब उनको ट्रिगर करते हैं उस उन्सर को, तो इस तरह की सैडेस्ट लोग जो हैं पूरी दुनिया में इस तरह के वाक़यात कर देते हैं। इस केस में ये मुल्जिम जो है ये फ़रार हो गया था कत्ल के वाक़े के बाद, उसके बाद से पुलिस ने किसी और इलाके से गिरफ़्तार किया, अब ये हिरासत में तो है, लेकिन अगर जब इससे हमारी मुलाकात हुई है, तस्बीह हाथ में पकड़ी है इस शख्स ने, बिल्कुल पुरसुकून है, हालांकि कोई करीबी और ख़ास तौर पर शरीक हयात की मौत हो जाए तो इंसान अंदर से टूटा होता है। अब इस केस में ये शख्स इनकारी है कत्ल से, लेकिन मामला ये है कि ये कहता है कि इसे पता नहीं किसने मारा, लेकिन मुतमईन भी बहुत है वो, हालांकि बीवी के इसका कत्ल हुआ है। तो क्या इसका इत्मीनान जो है वो किसी और तरफ इशारा करता है? इत्मीनान प्लस ये कि पता नहीं किसने मारा, ये दोनों बातें इंडिकेट करती हैं कि उसका एक कंप्लीट साइको एनालिसिस होना चाहिए और एक बोर्ड बैठना चाहिए जो उसको साइकोलॉजिकली असेस करे कि क्या वाकई किसी और जहनी हालत में तो उसने ऐसा नहीं किया। और अगर आप खुद देखें, एक नॉर्मल बंदा ज़रा सी गलती हो जाए तो गिल्ट आता है, कुछ ना कुछ रिपेंटेंस आती है, अगर एक बंदे में ज़रा भी नहीं आ रही तो दिस इज़ एबनॉर्मल। ये सारा वाक़या छोटी बच्ची, जो इनकी बच्ची है, औलाद है, तकरीबन 2-2.5 साल की बच्ची है, उसके सामने पेश आया और वो अपने जो उसका ननिहाल है वहाँ पर जिक्र भी करती है कि गोली मारी यहाँ माँ को, इस तरह की बातें वो अल्फाज अदा करती है। ट्रॉमा है। इस बच्ची के ज़हन पर कितना असर पड़ेगा और उसको वापस लाने के लिए या उसको नॉर्मल रखने के लिए किस किस पे जिम्मेदारी आती है और क्या करना चाहिए? इस तरह का जो कोई भी वाक़या हो उसमें बीमारी होती है जिसको हम कहते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, उसका ट्रीट कराना इंतहाई ज़रूरी है, अदरवाइज़ वो आपकी आइंदा सारी ज़िंदगी पे असरअंदाज होता है। उसमें ट्रीटमेंट में बच्ची को किसी भी साइकोलॉजिस्ट से सेशन करवाने चाहिए ताकि वो इस वाक़े के जो मुज़र असरात हैं, हौलनाकी है, उसको वो ज़ायल करे अपनी थेरेपी के थ्रू। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर एहसान अल हक चिश्ती साहब से बात हमने की है। और तशद्दुद रवैये एक टाइम बॉम्ब की तरह होते हैं जो इस तरह के लोगों के अंदर पल रहे होते हैं और वो किसी न किसी वाक़े की सूरत में, जैसे हमने इसमें देखा कि एक औरत को कत्ल किया गया, मुबैना तौर पर उसके शौहर ने उसे मारा और तशद्दुद किया, तो ये रवैये जो हैं इनकी ना सिर्फ निशानदेही होनी चाहिए बल्कि इनको कम करने में जो इर्द गिर्द के लोग हैं, जो रिश्तेदार हैं, जो दोस्त हैं, उनको भी अपना किरदार अदा करना चाहिए। अच्छा, जब पुलिस का कोई अहलकार हलफ उठाता है तो इस बात का हलफ लेता है कि वो अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करेगा, लेकिन इशफाक जैसे कुछ अहलकार ऐसे भी होते हैं जो आवाम का तहफ़्फ़ुज़ तो दरकिनार अपनी बीवी को ही तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते। वो अपनी बीवी पर तशद्दुद करता था, जिस्मानी और ज़हनी दोनों तरह का तशद्दुद अपनी बीवी पर करता रहा और अब इस तरह जो कत्ल का वाक़या पेश आया उसमें भी उसी को ज़िम्मेदार ठहराया जा रहा है और वो मफरूर हुआ, लेकिन अब गिरफ्तार भी किया गया है। अब देखना यह है कि पुलिस अपने पेटी भाई को बचाती है या वाकई मेरिट पर तफ्तीश करती है और इस केस को अदालत में पेश करती है ताकि जो मुल्जिम है उसे करार वाकई सज़ा मिले, क्योंकि सुहाग कमल इंसाफ की तलबगार है।
उसके साथ जो जुल्म हुआ, उसे ना सिर्फ कत्ल किया गया बल्कि उसके चेहरे पर छुरियों के पैदर पे वार किए गए, उसकी आंखें निकाली गई और ये सब कुछ उसकी 2-2.5 साल की बेटी के सामने हुआ। हम लोग की टीम की ये अपील है कि इस जुर्म में जो भी मुर्तकिब लोग हैं, जो भी जिम्मेदार हैं, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि मिसाल कायम हो और मुस्तकबिल में ऐसा कोई वाकया रूनुमा ना हो।